जो आशीर्वाद नहीं लेता उनको नोटिस मिल जाते हैं। एसपी को सीधे सीधे धमकी दे दी थी मनीष ग्रोवर ने, कहा था कि बस इलेक्शन हुआ, शपथ ली और आपको मैं देख लूंगा। मैं तो हुड्डा के खिलाफ जो है ना मंचों पे जाकर के जो है ना उनको एक्सपोज करूंगा। वो रोहतक की चौधरी का जो नारा था ना, उसमें हर एक आदमी आपको रोहतक का चौधरी मानने लग गया था। ऐसा नहीं है, हाँ, जिसके पीछे हुड्डा लग जाता था वो थोड़ा सा बड़ा चौधरी मान लेता था। पॉलिटिकल ड्रामा करना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में चौधरी का जो नारा दिया था ना, तो वो चौधरी का नारा मतलब हर एक आदमी अपने आप को चौधरी मानने लग गया था। भजन लाल की गवर्नमेंट में कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री जो है सुभाष बत्रा, उन्होंने भी पूरा अपना वो सिक्का घुमा रखा था यहाँ पे। वो तो कहते हैं कि भाई मेरी तो गाड़ी भी आईपीएस ऑफिसर चलाते थे, तो इससे ज्यादा चौधरी कौन हो सकता है जिसके गाड़ी आईपीएस ऑफिसर चलाते हैं। बेटे पे कुछ ऐसे आरोप थे कि उन्होंने कुछ महिलाओं को धक्के मारे, और तो रोहतक का चौधरी अगर माना जाए तो मनीष ग्रोवर है। अब जो है संगठन नए लोगों को मौका देना चाहता है, उसमें आदित्य बत्रा का नाम जो है वो पहले नंबर पे है। सेकेंड नंबर जो चॉइस मनीष ग्रोवर की है वो है अमरजीत सोलंकी। नई पर्सनालिटी की एंट्री होती है जिनका नाम है डॉक्टर आदित्य बत्रा। अनिल विज के को इस तरीके का नोटिस देने, मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा हिम्मत होनी चाहिए कि नोटिस दे दिया गब्बर सिंह को। जब से हरियाणा बना है 1966 से, रोहतक जो है अपने आप में एक बड़ा इम्पोर्टेंट जगह रही है। रोहतक ने बड़े बड़े राजनीतिक पैदा किए। रोहतक का नाम आइडेंटिफाई होता है जाट बेल्ट से, रोहतक का नाम होता है यहाँ जाट संस्थान से, रोहतक का नाम खेलों से होता है, पहलवानों से होता है, रोहतक का नाम फौजियों से होता है। तो पी जी ये बताओ कि राजनीति की अगर बात करें तो यहाँ कब कब किसकी चलती रही है? देखो, रोहतक सिटी की बात करें, शहर की, तो यहाँ पे अलग अलग सरकारों में अलग अलग लोगों यहाँ के पावरफुल रहे हैं। हम हरियाणा के बनने के बाद 1966 के बाद की बात करेंगे तो 1972 में बंसीलाल यहाँ से हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। रोहतक के जो विधायक थे उस टाइम पे वो थे सेठ किशनदास, श्री किशनदास। तो सेठ किशनदास जो है वो बंसीलाल के खासम खास राइट हैंड कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास जब बंसीलाल के बाद उनको ना सेकंड मैन बताते थे राजनीति में, सरकार में। तो वो किसी भी अधिकारी को फोन कर देते थे तो अधिकारी खड़ा हो जाता था उस टाइम। वो मंगल सेन के बाद बने थे। मंगल सेन को उन्होंने हराया था, जो 7 बार विधायक। हालांकि मंगल सेन जो है वो बहुत वैसे नेता नहीं रहे, वो आम पब्लिक से जुड़े हुए नेता रहे हैं। वो कोई अधिकारियों पर रोब नहीं झाड़ते थे, वो तो पीपल्स एमएलए थे। हाँ, डॉक्टर मंगल सेन तो जब देवीलाल की सरकार थी तो उप मुख्यमंत्री भी रहे। वो तो एक अपना लंबरेटा स्कूटर उनके पास होता था और राह चलते किसी को भी बिठा लेते थे, बूढ़े आदमी को, किसी बूढ़ी लुगाई को, लेडीज को, उसको बिठा के उसके घर पे छोड़ देते। वो अलग कामरेड टाइप थे वो। लेकिन जैसे पावरफुल जो रोहतक के नहीं, कि जैसे रोहतक का चौधरी जैसे आजकल ज्यादा छाया हुआ है पिछले 2-3 समय से, 1 दशक से, जैसे आज के टाइम में रोहतक का चौधरी मनीष ग्रोवर। आज के टाइम में देखो मनीष ग्रोवर तो 2 बार हार चुका है, बेशक आज मंत्री भी नहीं है। और उनके जो सबसे बड़ी ताकत है हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर, वो भी हरियाणा के मुखिया नहीं है। बेशक मनोहर लाल को हरियाणा से सेंटर में भेज दिया, वहां पे भी बहुत पावरफुल मंत्री हैं वो खट्टर साहब। और हरियाणा की जो गवर्नमेंट बनी है अब की 3री बार नायब सैनी के नेतृत्व में, उसमें मनोहर लाल खट्टर का ही बड़ा योगदान है। नहीं, योगदान तो है, लेकिन बार बार लीडरशिप से सुना जाता है कि खट्टर साहब को कहा कि आप हरियाणा की राजनीति से दूर रहें,
सैनी साहब को स्थापित होने दे, उनको इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने दे। स्थापित होने दे, ये बात मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हरियाणा से दूर रहे, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसी नहीं, वो खट्टर साहब दूर नहीं रहते, वो अलग ऐसा बात। कहा होगा किसी ने, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हरियाणा के किसी नेता में ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि जो मनोहर लाल जी को ये नहीं, हरियाणा के नेता में मैं तो टॉप लेवल की बात कर रहा हूँ। टॉप लेवल के भी वो ना, मोदी और अमित शाह जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बहुत ही तीसरे चौथे नंबर के आदमी है वो। हाँ, वो है। आप इस चीज को कैसे, लेकिन खट्टर साहब आते हैं कोई और पब्लिक जिस पे आज के टाइम में हर एक, देखो बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं है जो मनोहर लाल जी का आशीर्वाद लेके नहीं आता। बिल्कुल, जो आशीर्वाद नहीं लेता उनको नोटिस मिल जाते हैं। अनिल विज साहब ने जो ना खड़ाऊ जो है उठाने से मना कर दिया। देखो अनिल विज ने नायब सैनी के बारे में कुछ टिप्पणी की थी, पीछे बयानबाजी की थी, प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बयानबाजी की थी, तो उनको नोटिस दे दिया। और वो उनकी खट्टर साहब से भी नहीं बनी कभी। जबकि अनिल विज को इस तरीके का नोटिस देने, मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा हिम्मत होनी चाहिए कि नोटिस दे दिया गब्बर सिंह को। वो खुद कहते हैं। वैसे देखा जाए तो मनोहर लाल खट्टर तो खुद रोहतक के हैं, तो मनीष ग्रोवर को पे उनका पूरा आशीर्वाद है। उनके पुराने आरएसएस में उन्होंने काम किया, एक साथ काम किया, लंबे समय तक संगठन में काम किया है। और जब मनीष पे कोई विपदा आई या कोई संकट आया तो मनोहर लाल जो है वो एक मजबूत पहाड़ बनकर उनके साथ खड़े हो गए हैं, ऐसा तो नहीं है। तो आज के टाइम में तो रोहतक का चौधरी अगर माना जाए तो मनीष ग्रोवर है। चलिए, खैर आप कह रहे हैं तो, लेकिन जो मनीष ग्रोवर का जो रुतबा 2014 से लेकर 2019 तक था, वो कहीं भी फ़ोन कर देते थे तो वहाँ काम हो जाता था। चाहे वो रोहतक पीजीआई की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, सरकारी विभागों की बात हो, उन्होंने खूब नौकरी लगवाए, छुट्टी खुला। लेकिन देखो शासन के बड़े से बड़े अधिकारी जो है वो मनीष ग्रोवर के जो विधायक नहीं थे, पिछले 19 का चुनाव हारे, तो भी उनके घर पे बैठे देखे मैंने तो। बिल्कुल बैठे देखे, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे। लेकिन जब से खट्टर साहब गए हैं तब से देखो फर्क तो पड़ गया है ना। पिछले दिनों एक घटना हुई थी जिसमें बार के पूर्व प्रधान एडवोकेट जो के साथ कोई घटना हुई थी, मुख्यमंत्री के सामने वो मामला गया था, मुख्यमंत्री ने उसको तरजीह नहीं दी। ऐसा कुछ नहीं है, वो बार के प्रधान का कोई मामला नहीं था। वो विधानसभा चुनाव से पहले कोई पर्चे बांटने को लेके भारत भूषण बत्रा विधायक है, उनके बेटे पे कुछ ऐसे आरोप थे कि उन्होंने कुछ महिलाओं को धक्के मारे और पर्चे नहीं बांटने दिए। तो वो मामला जो है बहुत ज़्यादा तुल पकड़ गया था और एसपी रेजिडेंस के बाहर धरना दे रखा था कुछ लोगों ने। और वहाँ पे मनीष ग्रोवर ने, वहाँ पे तो एसपी को सीधे सीधे धमकी दे दी थी मनीष ग्रोवर ने, जो बाद में बहुत वायरल भी हुई। और जैसे ही सरकार बदली, मतलब तीसरी बार सरकार बनी, तुरंत एसपी का तबादला भी हो गया। तो किसकी चलती है, कौन हुआ चौधरी? लेकिन वो एसपी जिनकी बात हम कर रहे हैं वो दबा नहीं, लेकिन वो सही मायने में आईपीएस ऑफिसर था। आप ये देखो ना, तबादला हुआ। कई अफसर ऐसे हैं जो होते तो आईपीएस हैं पर आईपीएस वाली कोई बात नहीं होती है। तो तबादला हुआ ना, उन्होंने कहा था कि जैसे ही अफसर का तबादला होगा कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता। उन्होंने कहा था कि बस इलेक्शन हुआ, शपथ ली और आपको मैं देख लूंगा, और उनका तबादला ऐसे हो तो गया। अधिकारी कई आए हैं जो दबे नहीं, इस दौरान भी आए हैं, जैसे अपने राहुल शर्मा आए थे। नहीं, तो राहुल शर्मा का ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे किसी नेता की या पॉलिटिशियन की मानेंगे नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। नहीं मानने वाली बात है, मैंने दबने वाली बात कही। ये तो एक पूरे हरियाणा में एक मैसेज भी गया था कि भाई हरियाणा के सेकंड सीएम, नहीं रोहतक का उनको सीएम कहते थे, नवीन जैन है अपने। तो हम बात कर रहे थे कि रोहतक में कब कब किसी चली है, आपने तो बताया सेठ किशनदास की। मैं चलता हूँ 1972 से लेके 1977 तक बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, तो सेठ किशनदास यहाँ के चौधरी होते थे बड़े, उनके एक फ़ोन पे अधिकारी घर पे ही पहुँच जाते थे। उसके बाद फिर एक दौर आया भजनलाल का, तो भजनलाल की गवर्नमेंट में कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री जो है सुभाष बत्रा, उन्होंने भी पूरा अपना वो
सिक्का घुमा रखा था यहाँ पे। वो तो गृह मंत्री तक थे। और उनको तो ये भी कहते हैं कि जब वो गृह मंत्री थे तो एसपी तो उनकी कार चलाते थे गाड़ी, और डीआईजी, और एसपी जो है वो उनको रास्ते में रिसीव करते थे। तो वो कहते हैं कि भाई मेरी तो गाड़ी भी आईपीएस ऑफिसर चलाते थे। तो इससे ज़्यादा चौधरी कौन हो सकता है जिसके गाड़ी आईपीएस ऑफिसर चलाते हैं। तो ये लंबा दौर चलता रहा। फिर बीच में देवीलाल की गवर्नमेंट आई तो भी भारत भूषण ये जो है सुभाष बत्रा जो पूर्व गृह मंत्री है, उनकी तो काफ़ी लंबे समय तक चलती रही, क्योंकि वो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे 15 से 17 साल तक। तो लंबे समय तक रोहतक में करियर है। फिर पूर्व गृह मंत्री जब 1991 से 96 तक का जो एक टेन्योर था, तो उसमें ये 5 साल तक गृह मंत्री रहे। तो उनका तो फिर उसके बाद भी काफ़ी लंबा रोहतक में पकड़ उनकी है। आज भी उनका फ़ोन करने का अंदाज ज़बरदस्त है। तो फिर बाद में चौटाला की गवर्नमेंट आई, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ से कैप्टन इंदर सिंह जो है सांसद, ये काफी इनका अच्छा। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा करके कारगिल वार का सेंटिमेंट था। 1999 में ये 99 में था। बीजेपी और इनेलो के ज्वाइंट उससे चुनाव हुआ था, तो ये सांसद बने थे यहाँ पे। तो उनकी भी काफी चली। और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो बलवंत सिंह मायना जो पहले हसनगढ़ हल्का होता था, जो आज गढ़ी सांपला किलोई है, किलोई हसनगढ़ हल्का खत्म हो गया। मायना तो कलानौर में शायद आता है। 2009 में डिलिमिटेशन हसनगढ़ हल्का था, तो वहां से 3 बार विधायक रहे ये बलवंत सिंह मायना। तो उनका भी यहाँ काफी रुतबा रहा है। लेकिन जो सही मायने में 2000 से लेके 2004 तक का जो टाइम रहा, वहाँ पे तो नेता विशेष की कम चलती थी और ब्यूरोक्रेट्स की ज़्यादा चलती थी यहाँ पे रोहतक में। यहाँ पे मेरा ध्यान है 2004 के आसपास, 2000 के आसपास की बात है। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर अशोक यादव होते थे और एसपी जो है वीएन राय यहाँ पे थे। तो उन्होंने भी खूब जैसे काफ़ी ये जो अतिक्रमण हटाने की जो मुहिम चलाई रोहतक शहर में, जो आप देखोगे पहले बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था। तो अशोक यादव ने जो है यहाँ पे मतलब किसी की नहीं सुनी। बड़े बड़े लोग जाते थे, सिफारिश से लेके जाते थे, चौटाला साहब तक भी गए शिकायतें लेके, लेकिन उन्हें सुनी नहीं किसी की, क्योंकि उनको ऊपर से आशीर्वाद था। अभय सिंह चौटाला का ज़्यादा वो नज़दीक की मानते हैं उनको, कि भी अभय सिंह के साथ उनके बहुत अच्छी वो थी बॉन्डिंग। तो अशोक यादव जी हुए। फिर एक दौर आया जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के 10 साल, 2005 में। 2005 से पहले तो देखो यहाँ से शादीलाल बत्रा जो है जो विधायक रहे हैं, और फिर राज्यसभा में भी 2 टाइम उनको राज्यसभा में भेजा। तो वो अलग तरीके के थे, वो थोड़े से हम्बल है और वो ज़्यादा वो पढ़े लिखे हैं, वकील अच्छे वकील भी रहे हैं। और उनका काम करवाने का अलग तरीका होता था, वो धमका के नहीं करते थे, वो थोड़ा सा उनका अपना अलग अंदाज था काम करवाने का। और फिर 2009 में यहाँ से जो है भारत भूषण बत्रा विधायक बने। ये भी हुड्डा साहब के साथ पढ़े भी हैं, दिल्ली से लॉ कर रखी है उन्होंने, और अच्छे अधिवक्ता भी हैं, वकील हैं। और भारत भूषण बत्रा जो है वो पढ़े लिखे ज़्यादा है और व्यवहारिक है, उनको काम करवाने का तरीका है उनके पास। वो यहाँ बैठ के वो डीजीपी से भी फ़ोन करेंगे तो डीजीपी भी उनके काम को मना नहीं करेगा। वो चीफ सेक्रेटरी को भी रोहतक में बैठ के बात फ़ोन करेंगे तो काम करवा लेंगे। अब यहाँ पे आप ये देखो, पिछले टाइम में बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद भी पानी की समस्या को लेके चंडीगढ़ के पूरे जो बड़े अधिकारी है चंडीगढ़ से, चीफ इंजीनियर टाइप के रैंक के लोग, वो यहाँ रोहतक विजिट करने आए उनके फ़ोन पे, उनके रिक्वेस्ट पे। तो लेकिन जो आज के टाइम में जो न्यू कहते हैं चौधरी, तो यहाँ पे मनीष ग्रोवर ही है, जिसके यूं आया कि भाई रोहतक का चौधरी, भाई उसके पास जाओ काम हो जाएगा। नहीं, वो भी हम उस पे आएंगे। तो जब हुड्डा साहब थे तब किसकी चलती थी?
क्योंकि हुड्डा साहब तो मुख्यमंत्री हो गए, उनका तो ऑब्वियसली दखल था ही, लेकिन उसके अलावा हम कह सकें कि देखो, उस समय अगर किसके आप चल, ऑफिशियली देखो तो विधायक भारत भूषण बत्रा की चली है। लेकिन लेकिन अगर कोई काम करवाना है कि भाई अगर कहीं से भी काम नहीं होगा और काम करवाना है अधिकारियों से या जहाँ से भी, तो सुशील गुप्ता है, पोपट पोपट के नाम से जिनको सभी जानते हैं जी, लेकिन वो कभी लाइमलाइट में नहीं आए। लेकिन सुशील गुप्ता पोपट के पास कोई काम लेके चले गया तो उसका काम हो गया। तो चौधरी तो वो भी था लेकिन वो पर्दे के पीछे के लेकिन एक थे, बात आगे है, कोई नहीं आया। हुड्डा साहब की सरकार में हर कोई जो है ना एक कॉन्फिडेंट था, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो किसी भी काम को कहते हैं कि भाई तेरा काम जो है मैं करवा लाऊंगा, बैठ और चंडीगढ़ जाके और काम करवा लाते थे। वो एक कॉन्फिडेंस था। अब कुछ लोग उसको अलग नाम भी देते हैं कि पैसे चलते थे। अब वो पैसे क्या होता था उन इसके पैसों, पीछे मुझे लगता है कि जो बहुत लंबे समय से रोहतक से जो चौधर है वो दूर रही है, कभी सिरसा में, कभी हिसार में, तो कभी भिवानी में। तो रोहतक जो है वो अछूता सा जिला था और यहाँ तो बस एक पंडित भगवत दयाल, ये जो पीजेएमएस है ये, और एक यूनिवर्सिटी, दो संस्थान थे। इस वजह से रोहतक की थोड़ी सी पहचान थी, नहीं तो यहाँ काम धंधे तो ही नहीं थे। तो 2004 से पहले जो भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में चौधर का जो नारा दिया था ना, तो वो चौधर का नारा मतलब हर एक आदमी अपने आप को चौधरी मानने लग गया था। किसी पुलिस वाले ने रुकवा लिया, हेलमेट नहीं लगा रखा है तो बोले भाई मैं हुड्डा के गांव का हूँ, मैं किलोई हल्के से हूँ, मैं भाई रोहतक से हूँ। लेकिन वो सुभाष यादव आए थे, उन्होंने सेट तो कर दिया था एक बार। जब हुड्डा साहब आए और बड़ा लाइन ऑर्डर की बड़ी दिक्कत हो गई थी, फिर हुड्डा साहब कुछ महीने चंडीगढ़ रहे, दिल्ली रहे, वो रोहतक आए नहीं, क्योंकि उनको पता था कि कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली कोई कुछ भी कर रहा था। तो सुभाष यादव ने सख्ताई तो की थी लोगों में। वो रोहतक की चौधर का जो नारा था ना, उसमें हर एक आदमी आपको रोहतक का चौधरी मानने लग गया था। ऐसा नहीं है, हाँ, जिसके पीछे हुड्डा लग जाता था वो थोड़ा सा बड़ा चौधरी मान लेता था, जो रोहतक का वैसे बासिंदा है वो अपना थोड़ा छोटा मान लेता था, लेकिन चौधरी सब थे उस टाइम पे। तो हुड्डा साहब हम तो पढ़ा करते जैसे कई बार, या भाई रोहतक में, जैसे मैं तो पत्रकारिता में भी उस टाइम पे नहीं था, तो बस मैं देखता था कि भाई ये सब जगह हर एक आदमी, असल में क्या था कि लंबे समय से ना वो सत्ता से दूर रहा रोहतक, इसलिए भी एक कारण हो सकता है। तो उसके बाद जब करीब 10 साल हो गए तो हुड्डा साहब हार गए। उसके बाद बीजेपी सरकार आई। अब बीजेपी सरकार में रोहतक में किसकी चली? आपने कहा मनीष ग्रोवर की। हाँ। मनीष ग्रोवर खुद विधायक का चुनाव जीते 2014 में, पहली बार मंत्री बने, ताकतवर बने, फिर अगली टर्म में भी वो बने। अब तीसरी बार अगली बार नहीं बने ना, नहीं, अगली बार मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार आई और वो विधायक चुनाव हारे, लेकिन उनकी चली। अब तीसरी बार थोड़ा बदलाव है। तीसरी बार मनीष ग्रोवर को टिकट लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा, एक तरह का पॉलिटिकल ड्रामा करना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी जिसमें कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो हुड्डा के खिलाफ जो है ना मंचों पे जा कर के जो है ना उनको एक्सपोज करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन रातों रात फिर कुछ पॉलिटिकल ड्रामा होता है, सुबह फिर दोबारा से हम अपने डिसीजन को रिकंसिडर करेंगे, फिर वो टिकट के लिए जद्दोजहद होती है। एक पॉलिटिकल नई पर्सनालिटी की एंट्री होती है जिनका नाम है डॉक्टर आदित्य बत्रा। ऐसा कहते हैं डॉक्टर आदित्य बत्रा को बड़े आरएसएस के नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, पढ़े लिखे हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं और पैसे में भी मजबूत हैं, सोशल भी हैं। उनके आने के बाद देखो पावर बैलेंस कुछ कुछ होने लगा है। देखो मनीष ग्रोवर के बारे में सब, चाहे वो आरएसएस के हो चाहे संगठन के हो, उनको ये पता था कि रोहतक का चुनाव जो है, जिस अग्रेसन से मनीष ग्रोवर लड़ सकते हैं, कोई और नेता ऐसी इस अग्रेसन से चुनाव मैदान में नहीं उतर सकता। और इस चुनाव का तो चुनाव से पहले की जो परिस्थितियां है, जो समीकरण है, वो कुछ अलग ही थे। हर कोई कहता था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाएगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे।
तो ये इलेक्शन तो और भी ज़्यादा टफ हो गया था बीजेपी के लिए, रोहतक के में खासकर। तो ऐसे में जब लास्ट मोमेंट पे देखा कि मनीष के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, बेशक से आदित्य बत्रा का नाम चल गया हो या कोई और भी एक दो नाम चले हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो मजबूत कैंडिडेट के तौर पे मनीष ग्रोवर ही थे और उनको टिकट भी मिला। मनीष संगठन ने ग्रोवर भी की माना और संघ ने भी माना। मनीष ग्रोवर की मजबूती तो दिख गई। चुनाव लड़ा उन्होंने, बहुत ही तगड़ा चुनाव लड़ा, जीते जीते रह गए बिल्कुल, मात्र 1100 का शायद फर्क है, 1500 1300 कुछ 1300-1400 वोटों का। लेकिन अगर टिकट डॉक्टर आदित्य बत्रा को मिलती तो अभी हमें क्या पता कि उस समय परिणाम क्या होता। क्या पता और भी ज्यादा मार्जिन से हार जाते हैं बीजेपी। देखो मैं, हाँ बिल्कुल हो सकता था, ये तो देखो उनको इलेक्शन का अनुभव नहीं है, वो मिलनसार है, वो अच्छे हृदय स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, और वो मृदुभाषी है, वो लोगों सामाजिक भी उसका जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये नहीं ना कि भाई चुनाव में आ गए तो चुनाव में ये सब चीज़ें उनके फेवर में आ जाएगी। चुनाव में तो एक्सपीरियंस भी मुझे नहीं पता, लेकिन जिस समय ये नाम चल रहे थे कि टिकट मनीष ग्रोवर को मिलेगी, डॉक्टर आदित्य बत्रा को मिलेगी, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जो जाट समाज से, उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर आदित्य बत्रा को मिलेगी तो फिर हमें भी, बेशक हुड्डा की सरकार के नाम पे कांग्रेस को वोट मिल रहे हैं, लेकिन हम कंसीडर करेंगे। आदित्य बत्रा को एक और देखो पंजाबी समाज से हैं, बीजेपी की टिकट है और लोगों ने टेस्ट नहीं किया था, तो लोग एक बार नई चीज को टेस्ट भी करना चाहते हैं। एक और बात मैं आदित्य बत्रा के बारे में, डॉक्टर आदित्य बत्रा के बारे में बताना चाहूँगा। उनकी जो शादी है वो इंटरकास्ट है और वो हुड्डा में, जैसे अच्छा जाट समाज में उनकी, तो ये भी कॉम्बिनेशन उनका फिट बैठता है। तो ये जो है ये उनके लिए ज्यादा बेनिफिट हो सकता था। हाँ हो सकता था, लेकिन वही बात है ना कि, लेकिन देखो एक बात तो है, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ, देखो जो आप जो बात बार बार कहना चाह रहे हो या मेरे से पूछना चाह रहे हो, मैं उसका एक आपको उदाहरण मैं दे सकता हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि मनीष ग्रोवर जी की जो पावर है उसको थोड़ा सा पहले से कम किया जा रहा है या कम हो गई है, ऐसा यही चाह रहे हो ना आप? नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मनीष ग्रोवर जी का अपना जो चरम था 2014 से लेकर 2019 तक, उसके बाद वो ढलता आ रहा है। अब जो आने वाला भविष्य है, देखो 2-3 डिसीजन हुए हैं। एक तो एमडी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की ज्वाइनिंग हुई है अभी रिसेंटली, तो उसमें जो एमडी यूनिवर्सिटी का जो टीचिंग और नॉन टीचिंग जो फैकल्टी या जो स्टाफ है, उसमें आम चर्चाएं हैं, शहर में भी आम चर्चाएं हैं कि वो जो नए रजिस्ट्रार जो लगे हैं वो मनीष ग्रोवर की पसंद के नहीं है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब जो मेयर की टिकट अनाउंस हुई है राम अवतार वाल्मीकि की है, ऐसा बता रहे हैं कि मनीष ग्रोवर पैरवी कर रहे थे ओम प्रकाश बागड़ी की, उनको टिकट नहीं मिले। ओम प्रकाश बागड़ी और दूसरी चॉइस बाई चांस टिकट कटती है तो सेकंड नंबर जो चॉइस मनीष ग्रोवर की है वो है अमरजीत सोलंकी। लेकिन दोनों कोई टिकट नहीं मिली, तो इसका मतलब तो देखो, इससे तो मुझे लग रहा है कि अब जो है संगठन नए लोगों को मौका देना चाहता है। बीजेपी पार्टी जो है वो नई एक सेकंड लाइन जो है वो तैयार करने लग रही है, उसमें आदित्य बत्रा का नाम जो है वो पहले नंबर पे है सेकंड लाइन में। तो आज के समय विधायक कांग्रेस पार्टी के बीबी बत्रा हैं और मनीष ग्रोवर बीजेपी के हैं, लेकिन वो चुने हुए नहीं हैं। तो आज के टाइम रोहतक में चलती किसकी है? मनीष ग्रोवर की। फुल फ्लैश्ड आज भी उसी तरीके से, आज भी वैसे ही चलती है। और आने वाला 2000 जो टिकट आगे होगी 2029 में चुनाव होगा। देखो टिकट तो भाजपा में है ना, भाजपा में कोई व्यक्ति विशेष को नहीं देखते। मैं आपको ये भी बता दूं, जिसका नाम ज्यादा चलेगा उसका नाम लिस्ट की सूची में सबसे पीछे मिलेगा। अब जैसे आप देख रहे होंगे मेयर का जो चुनाव, ये जो टिकट आज जो घोषित हुई है, उसमें सबसे 1 नंबर पे अमरजीत सोलंकी, 2 नंबर पे अपने वो बागड़ी, ओम प्रकाश बागड़ी, दोनों ही नहीं है, दोनों ही के नाम गायब हो गए। राम अवतार वाल्मीकि जो कि
कलानौर विधानसभा से 3 बार चुनाव लड़े और एक बार तो 6000 कुछ वोटों से ही आ रहे हैं 2014 का इलेक्शन तो वो। और उसके बाद जो है फिर वो यमुनानगर की तरफ शिफ्ट हो गए थे, उनको दिख रहा था कि भाई यहाँ पे उनकी दाल नहीं गलने वाली और शकुंतला खट्टक से लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, तो वो यहाँ से चले गए थे यमुनानगर के किस्सा डोरा या कौन सी विधानसभा थी, और अब वो जो दोबारा से फिर रोहतक मिस करिए हुए और मेयर के लिए उन्होंने अपना बायोडाटा दिया और टिकट भी ले गई। ये भी देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नए नए पहलुओं पर और नए नए एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। और राम अवतार वाल्मीकि जिसको मेयर का जो टिकट दिया है, ये तो संगठन के पक्के आदमी है, आज भी ये अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे है। तो ये पहले भी आयोग में भी रहे हैं, अनुसूचित जाति आयोग का भी इनको कुछ जिम्मेदारी दी गई थी पहले, और संगठन के पक्के आदमी है, पढ़े लिखे हैं। MD यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA किया है हिंदी से, और रोहतक में ही है ये शास्त्री नगर जो है हिसार रोड के आसपास, वहाँ रहते लंबे समय से। गांव जो है उनका बहु अकबरपुर है। ठीक है ओपी जी, हमने ये चर्चा बड़ी सार्थक रही जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहब।